आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो 10 साल कुशासन के रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसमें हरियाणा मांगे हिसाब अभियान, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान हम शुरू करने के लिए इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं, जो गलत कार्य हैं, उनको उजागर करने के लिए हमने आज की मीटिंग बुलाई है। और इसके लिए हम जो चार्जशीट जो उनकी विफलता के जो 10 साल रहे हैं उनको उजागर करने का काम इस चार्जशीट के माध्यम से हम करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों? प्रदेश में 37.4% बेरोजगारी दर है। ये CMIE के आंकड़े हैं, हमारे नहीं है। कांग्रेस कार्यकाल के मुकाबले 3 गुना बेरोजगारी बढ़ी, ये केंद्र सरकार ने भी माना है। 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं। शिक्षा विभाग में ही लगभग 50,000 से ज्यादा पद खाली हैं। पुलिस विभाग में लगभग 20,000 पद खाली हैं। स्वास्थ्य सेवा में लगभग 20,000 पद खाली हैं। 30 से ज्यादा भर्तियों में पेपर लीक व घोटाले हुए। बेरोजगारी के चलते हरियाणा से सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। घर व जमीन बेचकर डंकी रूट से युवा विदेशों में जाने को मजबूर है। दूसरा पॉइंट है हमारा, बीजेपी की केंद्र सरकार ने हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य क्यों कहा? सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI की रिपोर्ट में हरियाणा सबसे असुरक्षित राज्य बताया गया है। हरियाणा प्रदेश में प्रतिदिन 3 से 4 हत्याएं, 4 से 5 रेप होते हैं। ये NCRB के आंकड़े हैं। क्राइम रेट 16.2 से बढ़कर 31.8 हो गया है, यानी डबल, दोगुना क्राइम रेट बढ़ा है सरकार में। दलितों पर अत्याचार में 96% की बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में पहले नंबर पर है हरियाणा। प्रतिदिन 46 महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं एवरेज। 3 से 4 मर्डर रेट के साथ हरियाणा देश में तीसरे नंबर पर है। 3.4 यहां पर मर्डर रेट है परसेंटेज। व्यापारियों को जेलों, सड़कों व विदेशों से आ रही फिरौती की धमकियां आप देख रहे हैं। जिस तरह से पूरे प्रदेश में व्यापारियों का भी छोड़ो, 5 तो विधायकों को भी फिरौती की धमकी मिली इस शासनकाल में। तो पूरी तरह से व्यापारी भी आज पूरी तरह से भयभीत है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बेखौफ बदमाश पुलिस वालों की हत्या करने से भी नहीं कतराते। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रश्न, घर घर तक कैसे पहुंचा नशा व ड्रग्स का काला साम्राज्य? कांग्रेस ने युवाओं को खिलाड़ी पर 1 डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन 2035 लोगों पर 1 डॉक्टर है। 200 लोगों पर 1 बेड होना चाहिए, लेकिन 2086 लोगों पर 1 बेड है। सीनियर मेडिकल अफसर, डेंटल सर्जन के 5,253 पदों में से 1100 यानी 20% पद खाली हैं। बीजेपी ने खुद की आयुष्मान योजना को ही बंद कर दिया। अस्पतालों की 200 करोड़ की पेमेंट बाकी। 300 करोड़ पहुंच गई। 300 करोड़ स्ट्राइक पे हैं सारे प्राइवेट अस्पताल, स्ट्राइक पे हैं, IMA स्ट्राइक पे।
अब आयुष्मान ले नहीं रही कोई पैसा। 14वां पॉइंट है, बीजेपी ने प्रदेश के शिक्षा तंत्र को बर्बाद क्यों किया? कांग्रेस ने शिक्षा विभाग में 1 लाख से ज्यादा भर्तियां की, आज 50,000 पद खाली हैं। 182 सरकारी कॉलेजों में प्राध्यापकों के 7,986 मंजूर पद हैं, लेकिन 4,618 पद यानी 58% पद खाली हैं। फीस वृद्धि के नाम पर खुली लूट हो रही है, जैसे कि एमडीयू में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में 5 गुना तक फीस बढ़ा दी। एमबीबीएस फीस 2 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी। कांग्रेस आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी, एनआईडी, निफ्टेन, सुपवा जैसे संस्थान लाई, बीजेपी एक भी नहीं बना सकी। कांग्रेस ने 12 सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई, बीजेपी ने एक भी नहीं बनाई। कांग्रेस ने 2,623 नए स्कूल बनाए, 154 पॉलिटेक्निक, 56 आईटीआई बनाए, बीजेपी ने 5,000 सरकारी स्कूल बंद किए। पूरे 10 साल में बीजेपी ने एक भी बीटी की भर्ती नहीं की। 15वां पॉइंट है, आखिरी हमारा, बीजेपी ने देश की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था को क्यों चौपट किया? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश व रोजगार सृजन में नंबर 1 हरियाणा, बेरोजगारी में नंबर, निवेश में 65 बन गया। बेरोजगारी में नंबर 1 और निवेश में 65 बन गया। प्रदेश पर 6.5 गुना कर्ज बढ़कर 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। तो ये हमारे हैं जो हरियाणा मांगे हिसाब अभियान, उसके तहत अभी और इसके अलावा अच्छा पहले इसको 0 भत्ता कौन भी बीजेपी में इसमें मैं ये और बताना चाहूंगा कि आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके हमारे जो सीनियर जो एमएलएज और कुछ जो डिपार्टमेंट प्रमुख हैं वो हमने बुलाए थे, लेकिन इसके अलावा अभी 14 तारीख को सोनीपत के अंदर हम सभी अपने एआईसीसी डेलीगेट, एआईसीसी के पदाधिकारी, पीसीसी डेलीगेट और जो हमारे सारे जो चाहे वो जिला प्रभारी हैं, एमएलएज हैं, एक्स एमएलएज हैं, एमपीज हैं, एक्स एमपीज हैं, एआईसीसी सेक्रेटरी हैं, या जो भी हमारे डिपार्टमेंटों के जो पदाधिकारी हैं, उन सबको ये ट्रेन करने के लिए और ये सारी चीज के बारे में हमने 14 तारीख को संडे को सोनीपत में मीटिंग बुलाई है। और 15 तारीख से जिस तरह से आपको पता है कि हमारा पहले घर घर कांग्रेस और जोड़ो अभियान के तहत हमने डोर टू डोर के कार्यक्रम सारे प्रदेश में चलाए, सारे हर बूथ पर चलाए, हर गांव में हर घर घर पहुंचने का काम किया। उसी तर्ज पर ये तीसरा अभियान हमारा चलेगा 15 तारीख से। 14 को हमारी मीटिंग है सोनीपत में, 15 तारीख से सभी जिलों के जो वरिष्ठ जो नेता हैं और सभी जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने इलाके में, अपने जिलों में, अपने विधानसभा में इस अभियान को लेकर के जाएंगे और पूरा घर घर तक डोर टू डोर जाकर के ये सारे मुद्दे रखेंगे। साथ में हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो संकल्प जो अभी तक जो हमने
लिए हैं, जो आपको पता है पहले हमने रिलीज कर रखे हैं, जो घर घर पहुंचाए गए हैं, वो भी साथ के साथ जाएंगे। और हमारे चुनाव घोषणा पत्र की तैयारी जो चल रही है, मीटिंगें चल रही हैं। चुनाव घोषणा पत्र एक हॉल में, एक कमरे में बैठ करके तैयार नहीं हो रहा। हमारा जो चुनाव घोषणा पत्र है वो जनता के बीच में, जनता हर प्रकार के वर्ग, हर, चाहे वो दलित है, चाहे वो पिछड़ा है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे महिला है, चाहे यूथ है, चाहे किसी भी वर्ग से है, किसी भी, सभी वर्गों को साथ में लेकर के ये उनकी समस्याओं को मौके पर जान करके हम उसमें समावेश करेंगे। अपने संकल्प पत्र के साथ साथ जो हमारे पॉइंट हैं उनके साथ जो मौके पर जो आएंगे उन सब का समावेश करके फाइनल जो होगा चुनाव घोषणा पत्र में, उसको भी लेकर के घर घर जाने का हम काम करेंगे। और अभी हमारे, मेरे और हुड्डा साहब के ईसीसी और सीएलपी के प्रोग्राम हमारे सारे चल रहे थे। अभी कुछ जिले हमारे रह रहे हैं, कल हमारा फतेहाबाद है, परसों हिसार है, उसके बाद जो है अभी हमारा जो धन्यवाद जो कार्यक्रम, अभी बता रहा हूँ, अभी जो कार्यक्रम जो अभी है हमारे पीसीसी और सीएलपी के, 26 जुलाई को सिरसा में शुक्रवार को, 26 जुलाई को सिरसा में शुक्रवार को, 27 जुलाई को रेवाड़ी में अभी जो बच रहे थे, और फिर 28 जुलाई को गुरु दक्ष प्रजापति महाराज जयंती है हिसार में, तो उसके चेयरमैन है रामनिवास घोड़ेला XMLA, तो वहां पर हमारा 28 जुलाई को हिसार में ये कार्यक्रम होगा। और 3 अगस्त को BCA सम्मेलन, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जो पिछड़ा, दस्तकार और जो समुदाय है, जो गरीब समाज जो BCA में आता है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में, उसका सम्मेलन हम सोनीपत में कर रहे हैं। इसके जो चेयरमैन सुरेंद्र पवार है और इसके जो कन्वीनर हैं हमारे जो चंद्र प्रकाश जांगड़ा, जो रिटायर्ड IAS, जो कि ये हमारे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के चेयरमैन हैं हरियाणा प्रदेश के, वो इस सम्मेलन के कन्वीनर होंगे और सुरेंद्र पवार उसके चेयरमैन होंगे। ये सोनीपत में हो रहा है। और 4 अगस्त को श्रमिक व सेवानिवृत्त कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी सम्मेलन, ये 4 अगस्त को गुड़गांव में होगा। तो जो हमारे इंटेक का अध्यक्ष है अमित यादव, वो इसका चेयरमैन होगा, वो उसमें करेंगे। एक हमारा पलवल जिला बच रहा था धन्यवाद दौरों में, तो उसका हमने 5 अगस्त को पलवल में रखा है कि 5 अगस्त को पलवल में वो करेंगे धन्यवाद दौरा। जो 9 अगस्त को एक्स सर्विसमैन, जो प्रकोष्ठ है, जो भूतपूर्व सैनिक है, उनका हम 9 अगस्त 2024 को करेंगे। इसके चेयरमैन रावदान सिंह हैं और इसके जो कन्वीनर हैं हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो एक्स सर्विसमैन सेल के जो चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन कर्नल रोहित चौधरी, वो इसके कन्वीनर होंगे। ये जगह अभी बताएंगे, शायद गुड़गांव में इसको रखेंगे। इसके थोड़ा कोई चेंज होगा तो उसे बता देंगे इस जगह का। 8वां हमारा SC सम्मेलन, जो दलित सम्मेलन है अनुसूचित जाति का, वो 10 अगस्त शनिवार को कुरुक्षेत्र में होगा। इसके चेयरमैन श्री वरुण बुलाना, जो मेंबर पार्लियामेंट है अंबाला से, इसके वो चेयरमैन होंगे। और जो मनोज बागड़ी जो चेयरपर्सन है SC डिपार्टमेंट के, वो इसके कन्वीनर होंगे। को कन्वीनर प्रोफेसर महेश कुमार हैं। तो ये इस SC जो डिपार्टमेंट का ये SC सम्मेलन होगा कुरुक्षेत्र में। इसके बाद व्यापारी सम्मेलन है हमारा 11 अगस्त का। इसके चेयरमैन बनाए हैं बजरंग दास गर्ग और इसके कन्वीनर हैं लखन सिंगला, जो व्यापार मंडल के हमारे अध्यक्ष हैं प्रदेश के, वो इसके कन्वीनर हैं। और महिला सम्मेलन 16 अगस्त को पंचकुला में होगा। इसकी चेयरपर्सन बनाई है ये मैडम उपेंद्र वालिया और इसकी जो कन्वीनर है
वो हैं सुनीता शर्मा, जो हमारी महिला सेवा दल की अध्यक्ष हैं, वो इसकी कन्वीनर होंगी। ये यहाँ पर ये महिला सम्मेलन व्यापारी सम्मेलन पानीपत, व्यापारी सम्मेलन पानीपत और महिला सम्मेलन पंचकुला। और ये प्रवासी जो हमारे हैं यूपी, बिहार, उत्तराखंड कहीं के, उनका सम्मेलन फरीदाबाद में होगा 17 अगस्त को। उसके चेयरमैन है पंडित नीरज शर्मा और इसके कन्वीनर हैं युद्धवीर झा, जो हमारे इसका प्रवासी जो प्रकोष्ठ है हमारे, उसके चेयरपर्सन है, वो उसके कन्वीनर होंगे। और इसके बाद श्री मदन लाल, शहीद श्री मदन लाल, अच्छा 18 अच्छा, ये 18 को पंजाबी समाज सम्मेलन, पंजाबी समाज सम्मेलन ये करनाल में रखा गया। इसके जो चेयरमैन है अशोक अरोड़ा जी को बनाया है और इसके जो कन्वीनर होंगे वो अशोक मेहता होंगे। तो ये करनाल में ये पंजाबी समाज का सम्मेलन होगा। तो इस तरह से अभी ये बनाए हैं। 15 तारीख से हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत सभी करेंगे, एमपी साहब भी अलग से करेंगे। और ये हमारे प्रोग्राम जब ये खत्म होने के बाद प्रोग्राम अगला हम जारी करेंगे 20 के बाद में, जो लगभग 20 अगस्त तक के प्रोग्राम हैं। उसके बाद में हम जो प्रॉपर तरीका से किस डेट से हम शुरू कर रहे हैं, मेरा और हुड्डा साहब का हम रथ यात्रा के जरिए सारे स्टेट में, हम सारे स्टेट में हर विधानसभा को कवर करने का करेंगे। उसका जो अभी इसके बाद में पूरी जो डिटेल प्रोग्राम है उसको हम बाद में रिलीज करेंगे। ये हरियाणा मांगे साहब, ये सभी कार्यकर्ता अपने अपने उसमें डोर टू डोर का, जैसे मैंने बताया ना पहले, घर घर कांग्रेस, हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस, उसके तहत है। और जहां पर है सभी जगह पूरा, अब एमपी साहब सब जगह पदयात्रा तो कर नहीं सकते, क्योंकि पदयात्रा करने में तो फिर बहुत समय लगेगा, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर नहीं हो सकता। तो जहां जरूरत होगी शहरों में, जहां जरूरत होगी वहां पदयात्रा करेंगे, जहां जरूरत होगी गाड़ी से करेंगे। तो गांवों में सभी विधानसभा को कवर करना है, तो एक दिन में 2 विधानसभा कम से कम कवर करेंगे। तो उसके लिए जितना भी जैसे है वो उस हिसाब से वो बढ़ाएंगे। मैंने बताया ना कि 20 के बाद एग्जैक्ट अभी प्रोग्राम, डिटेल प्रोग्राम हम बता देंगे कि 20 अगस्त के बाद में रखेंगे। वो कौन से एग्जैक्ट 20 में 21, 22 भी हो सकता है, वो कोई नहीं। वो इस तरह से हम अभी प्लान कर रहे हैं, सारा रूट वगैरह तय कर रहे हैं। उसके बाद में जब पूरी तरह से तय हो जाएगा, जब आपको उसका प्रोग्राम हम रिलीज कर देंगे। सभी, मैंने कहा कि सभी लीडर, सीनियर भी, और इसीलिए 14 तारीख को सभी को बुला रहे हैं। 14 तारीख को सभी को बुला रहे हैं और सभी लीडर, एमएलए भी, एमपी भी, हमारे एआईसीसी के हों चाहे उनकी, सबकी होगी जिस अपनी सुविधा के अनुसार, जो जहां जहां जैसे समय दे सकता है। सारे उसमें प्रदेश में चलेगा। सारे वर्कर हैं, हमारे जिला प्रभारी हैं, जो अपने विधानसभा के प्रभारी हैं और पार्लियामेंट प्रभारी, सबके उसमें संगठन से जैसे पूरी तरह से संगठित होकर के, जैसे पहले 2 शानदार ढंग से जो कार्यक्रम हुए हरियाणा में, उसी तरह से जैसे हाथ से हाथ जोड़ो और घर घर कांग्रेस का हुआ, उसी तरह से ये अभियान भी चलेगा। ऐसा है कि जब जाएंगे तो संविधान बचाने का भी जो अभियान चला था जैसे पार्लियामेंट में, वो तो आपको सबको पता ही है। कोई संविधान के बारे में ये सबको पता है, वो तो अभी भी उस चीज को, इसको हरियाणा मांगे हिसाब में हम जाएंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, तो वो बात नहीं होगी। जहां तक संविधान बचाने की बात है, ये तो सबके सामने स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान का विरोध किया है।
ये वो पार्टी है जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जब अडॉप्ट किया था, तभी भी आरएसएस ने, उस समय की जनसंघ ने, इन्होंने विरोध किया था। 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर में इन्होंने बड़ा लेख लिखा अपने जो संपादकीय में, और उसमें इन्होंने पूरा संविधान का कि हम इस संविधान को नहीं मानते जो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान ये दिया, जो संविधान समिति जो बनी है इससे हम सहमत नहीं है। और उन्होंने 79 शहरों में रैलियां की। 11 दिसंबर 1949 को राष्ट्रीय स्तर की रैली में रामलीला मैदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुत्र और भारत के संविधान की प्रतियां जलाने का काम आरएसएस ने और बीजेपी, जो आज की बीजेपी है, इन्होंने करने का काम किया। ये वो लोग हैं जो संविधान की समीक्षा करके भागवत ने जो है वहां बिहार में दिया। तो ये सबको पता है क्या 2 अप्रैल 2018 को क्या हुआ। आज इनके जो एमपी किस तरह से बार बार 400 कह रहे थे, हमें 400 सीटें चाहिए जिससे संविधान को बदल सके। इनकी ये मंशा ही संविधान के हमेशा खिलाफ रही है। ये चीज तो हम रखेंगे और आगे भी लेकर जाएंगे। सारे प्रदेश में मैंने अभी क्या कहा कि 90 के 90 विधानसभा में सब जगह ये अभियान चलेगा, और हमारा हर घर घर कांग्रेस, और जिस तरह से हमने चलाया हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, तो हमारे एआईसीसी की तरफ से भी ये सारी चीजें। कौन सा घर छोड़ेंगे? इसके अलावा कोई नेता यात्रा निकालनी पड़ती है। 15 तारीख से एमपी साहब अपना शुरू करेंगे, इसी अभियान के तहत अपना शुरुआत करेंगे। सभी अपनी अपनी जगह से सारे करेंगे। कोई करे, अच्छी बात है, उसमें क्या नुकसान है। मैं पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, नहीं कोई करना, अगर भाई पार्टी विरोधी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं चाहूंगा अभी अपनी कुछ बात हमारे एमपी साहब दीपेंद्र जी रखेंगे। और ये कार्यक्रम घोषित किया है ना, तो जो भी जाएगा वो भी तो इस कार्यक्रम को ही लेके जाएगा ना, जहां भी जाएगा पार्टी का काम करेगा। जब सारे नेताओं की, जब सारे नेता हैं तो उसमें सभी आ गए। तो संविधान वो जाएंगे तो संविधान पर भी बात करेंगे। क्वेश्चन बाद में एक बात है, क्वेश्चन थोड़ा बाद में ले लेंगे, अभी जरा थोड़ी सी बात करें और आपकी हर बात का जवाब देके जाएंगे। क्वेश्चन होगा तो ले लूंगा अभी। और अब मैं क्वेश्चन पूछ लेना। एक बात चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, मैं चाहूंगा हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बड़ा लंबा तजर्बा है, 42 साल कांग्रेस का है, 10 साल बीजेपी में रखा है। उनका जो मार्गदर्शन हमेशा बहुत ही बेहतर उनका रहा है। तो वो भी अपने कुछ विचार रखेंगे, उसके बाद हुड्डा साहब, और फिर उसके बाद आपसे सवाल लेंगे। सदन में भूपेंद्र हुड्डा जी और नवनिर्वाचित हमारे मेंबर पार्लियामेंट और सभी हमारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता और विधायक, और जिनको जिम्मेदारी अपने अपने तरीके से लगी है, वो सभी यहाँ विराजमान हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि जो मुद्दे यहाँ
हमारे साथियों ने एक एक करके इकट्ठे किए हैं और उनका बड़ा विस्तार से विवरण हमारे अध्यक्ष जी ने किया है। इससे अलग जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का मैं ये कहूं कि डाउनफॉल है, ये तो उनकी डे टू डे में जो उन्होंने गलतियां की हैं या कमियां छोड़ी हैं या लोगों का भरोसा तोड़ा है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से हरियाणा की जनता की भावनाओं को समझ नहीं सकी और राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने 10 साल अपना शासन अब 2 महीने में कितना चलाएंगे वो तो अलग बात है, क्योंकि जो घोषणाएं हमने सोची है कि हम आने वाला जो चुनाव होगा उसमें वोटर्स के पास लेके जाएंगे, उनको भी उठा के फिरते हैं वो। लेकिन 10 साल के इस कार्यकाल में राजनीतिक तौर पे हरियाणा को नहीं समझ सके, सामाजिक तौर पे हरियाणा को नहीं समझ सके और जो भी कार्यशैली उन्होंने अपनाई, अगर मैं ये कहूं कि वो जन विरोधी, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होंगी। और क्योंकि मैं तो वहीं से आया हूं, इसलिए शायद और गहराई से मैं अपनी बात आपको बता सकूं। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, उनको मैंने सलाह दी, ये बात है 1 साल पहले की। मैंने कहा आपने 8 साढ़े 8 साल अपनी पार्टी को और पार्टी की विचारधारा को हरियाणा में मजबूती देने के प्रयास किए हैं, लेकिन ये जो 1-1.5 साल है, इसमें अगर आप विचारधारा को एक तरफ रख के कुछ करो तो शायद हरियाणा की जनता को कोई बात आपकी समझ आ सकती है, वरना आएगी नहीं। मेरा उनके सामने सवाल ये था कि 2 इश्यूज हैं, एक तो ये कि आप अगर पार्टी को और विचारधारा के रूप में यहां मजबूत करना चाहते हो या तीसरी बार सत्ता में लाने का आपका मन है, तो एक चीज छोड़ दो आप, अगर सत्ता में तीसरी बार नहीं आना तो अपनी पार्टी को मजबूत कर लो और पार्टी को मजबूत पार्टी की विचारधारा को, और अगर इसको बस्ते में बंद करके रख दो तो 1 साल आप राजनीति करो। खट्टर जी ने सुन के कहा कि चौधरी साहब बात तो ठीक है, लेकिन एक बात पूछ सकता हूं मैं? मैंने कहा क्या, कि ये दोनों चीजें इकट्ठी चल सकते हैं? तो मेरा अभिप्राय यह है कि हरियाणा के अंदर समाज को तोड़ने की, समाज को कमजोर करने की, धर्म का सहारा लेके, जाति पाति का, ये सारी चीजें मैं ये समझता हूं कि हरियाणा की जनता ने पसंद नहीं किया इन बातों को, और यही कारण है कि हरियाणा के लोगों ने, जो क्षेत्रीय दल थे, वो भी इसके शिकार हुए हैं, और वो इसलिए हुए हैं कि एक तो करप्शन जिसका जिक्र अध्यक्ष जी ने किया, या और विस्तार में भूपेंद्र जी बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी करप्शन जो उन्होंने की है वो ये कि जजपा को अपने साथ मिला के, पॉलिटिकल करप्शन है ये, पैसे से भी ज्यादा खतरनाक, और जजपा ने तो पॉलिटिकल करप्शन के साथ दूसरी करप्शन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और
पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको मौन स्वीकृति भी दी है। और यही नहीं, करप्शन, भ्रष्टाचार के अनेक ऐसे विषय हैं जिसमें बड़ी सफाई से कमेटी बना दीजिए, पकड़ा तो गया है, दोष तो होंगे, लेकिन कमेटी रिपोर्ट देगी। बनाते हो रिपोर्ट किसी की नहीं आती। किसी रिपोर्ट की, और कोई आ भी गई गलती से रिपोर्ट तो उसको भी दरकिनार करके और कहा कि इसको इसका अध्यक्ष नहीं, अब ये दूसरा काम सौंप दो। कुछ ऐसी राजनीतिक सोच जिसमें करप्शन करके भी शर्म ना आए, ये सिर्फ मैंने भारतीय जनता और क्योंकि नजदीक से देखा इसलिए मैं ये कहूं कि देने वाले को तो शायद शर्म आती है और लेने वाले को कोई शर्म नहीं आती। तो आज हरियाणा में दोनों बातें कर रहा हूं, दोनों पॉलिटिकल भी दूसरी। हाँ, नहीं, ये जो जमुना पार फेंकने की बात थी, ये पैसे वाली थी। फिर क्यों नहीं, राजनीतिक बात। आप सीनियर जर्नलिस्ट हो यार। सीनियर भी है और जिद्दी भी है, दोनों बात है। तो मैं जो सोचता हूं, हरियाणा की जनता आज के दिन, मेरी अपनी असेसमेंट है ये, और असेसमेंट ये नहीं है कि मैं मार्गदर्शक के रूप में बता रहा हूं, एक्टिव पॉलिटिक्स। हरियाणा में आज के दिन 70 से 75% मतदाता भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है। अब वो वोट 70-75% के बीच में हमें देता है, तो उसके लिए हमारे को संगठित रूप में एक मुहिम, जिसका जिक्र इन्होंने भी किया और जो आपने भी पूछा कि वो होंगे तो क्या होगी, वो अपने पार्लियामेंट क्षेत्र तक रहेंगे या प्रदेश में जाएंगे। मैं ये कहता हूं जितने भी लंबी छलांग जो भी लगा सके लगानी चाहिए, ताकि मतदाता का विश्वास जो वहां टूटा है, हम उसकी बहाली अपने साथ जोड़ के करें। और ये प्रयास हमारा पार्लियामेंट में सफल रहा, और सफलता का राज भी यह है कि जो प्रयास उन्होंने जाति पाति को सहारा बना के और धर्मांधता का, मैं धार्मिक नहीं बोलता, वरना तो आप कहोगे कि सनातन, हम कहेंगे हमारे समाजी नहीं, धर्मांधता और जाति पाति का सहारा लेके जो राजनीति को हरियाणा में राजनीतिक आधार पे सत्ता कायम रखने के लिए जो प्रयास किए थे वो सब फेल हुए। सबसे बड़ा प्रयास जो मेवात के अंदर, नूह के अंदर किया गया था, वो हमारी सामाजिक और हमारे संगठन, जो हमारा रहना सहना है, हमारी जो विशेषता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल है वो। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि हरियाणा में ऐसी ताकतें, एक तो होता है कि आप और हम ये मान के चले कि चलो बीजेपी हारे तो होगी, लेकिन नंबर 2 पार्टी रहेगी। ऐसी पार्टी का नंबर 2 का भी खात्मा होना है, मेरा ये विश्वास। तो इसलिए हम समझते हैं इस बात को कि जितना भी हम अपना प्रयास तेज करेंगे, हम जनसमूह मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने का जो कार्य है उसमें हम सफल होंगे। और इसी सफलता के आधार पर, क्योंकि फिर आप यही कहोगे
मैंने अंदर से बैठ के देखा है, अंदर से बैठ के अब से नहीं देखा। मैं 1977 में सबसे पहले एमएलए बन के आया, तो तब हमारी कांग्रेस के तो हम 3 लोग थे। तो जब कोई दंगे होते थे तो, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, महिला थी, कहते भाई वीरेंद्र, इन दंगों को गांव तक भी पहुंचाओ ना। जो इस भावना से इस देश में सत्ता हासिल करते हैं, उनको ये देश कभी माफ नहीं करेगा। और आखिरी बात कहता हूं, मुझे लगता है कि 1.5-2 साल की पार्लियामेंट का, भाई माफ करना, 5 साल से पहले इलेक्शन होने की संभावना है।